Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Divyanshi Singh and I'm selected as Deputy Collector in UPPCS exam 2020. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई. तो ये डिस्कशन हमारा पीसीएस एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा एंड डिस्कशन विल बी इन एमसीक्यू फॉर्मेट, राइट? सो इफ यू वांट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस योरसेल्फ आल्सो. सो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड has signed a MOU to make which union territory as a carbon neutral. तो यहाँ पे आपकी जो ऑप्शंस हैं वो है ए न्यू दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप. तो यहाँ पर इस बॉडी ने MOU साइन किया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ, राइट? सो इनको यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल बनाना है. सो कार्बन न्यूट्रल का क्या मतलब है? कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये है कि हमें एटमॉस्फेयर में जो कार्बन एमिशंस होते हैं, कार्बन एमिशंस, उनको नेट जीरो बनाना है, राइट? नेट में दे शुड बी जीरो बिकॉज कार्बन एमिशंस की वजह से वी नो कि टेम्परेचर्स आर राइजिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग इट इज एक्सेप्टेड फिनोमेना, राइट? एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट एंड क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग. सो वी नीड, हमें ऐसे स्टेप्स लेने हैं थ्रू विच वी मेक आर इकोसिस्टम कार्बन न्यूट्रल. सो यहाँ पर हमें कार्बन न्यूट्रल ट्रांसपोर्ट बनाना है, कार्बन न्यूट्रल एनर्जी प्रोडक्शन बनाना है, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट क्लीन एनर्जी. हम क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं. सो क्लीन एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज जिसका कार्बन एमिशंस जो है एटमॉस्फेयर में जीरो हो, दैट जो पोल्यूशन है एनवायरमेंट में वो मिनिमल या जीरो हो, राइट? सो क्लीन एनर्जी के सोर्सेस क्या है हमारे पास? जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है. दीज आर काइंड ऑफ क्लीन एनर्जी. तो इन सबको हमें बढ़ावा देना है, राइट? सो यहाँ पे कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने MOU साइन किया है. कौन सी यूनियन टेरिटरी के साथ? तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ. एंड जो ये बॉडी है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, ये फुल्ली ओन सब्सिडरी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर. अब अगर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करें, EESL, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस बॉडी के ऊपर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, राइट? सो ये बॉडी 100% गवर्नमेंट ओन्ड है. दिस इज 100% गवर्नमेंट ओन्ड, राइट? एंड ये जॉइंट वेंचर से बनाई गई थी, जॉइंट वेंचर बिटवीन स्टेट ओन्ड. ये स्टेट PSUs है, गवर्नमेंट PSUs है, लाइक वी हैव पावर ग्रिड, उसके अलावा NTPC. Then we also have Power Finance Corporation Limited. And then we also have Rural Electrification Corporation Limited. So these are the bodies जो कि these are the PSUs which have together made this body which is 100% government owned and इसके जो headquarters हैं इस body के that are located in New Delhi. So इस पे भी questions can be asked. Then next question is, which organization has recently published a report titled Scientific Review of the Impact of Climate Change on Plant Pest? So इनमें से कौन सी बॉडी है? आपके ऑप्शंस है यूनेस्को, यूनिसेफ, फूड इन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF, राइट? सो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा फूड इन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर हम बात करें ज्यादातर इस तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं विच आर रिलेटेड टू फूड, राइट, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन फूड या फिर ऑन एग्रीकल्चर, ये ज्यादातर जो बॉडी इसको इन रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है दैट इज मोस्ट ऑफ द केसेस में FAO होती है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है. अब यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या बात की गई है? इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन प्लांट पेस्ट. So पेस्ट क्या होते हैं? बेसिकली these are pathogens which are destructive in nature. ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं नेचर में, ये पूरी प्लांट्स को खराब कर देते हैं, फसलों को खराब कर देते हैं. सो क्रॉप्स को दे डिस्ट्रॉय क्रॉप्स. अब जो प्लांट पेस्ट है क्लाइमेट चेंज की वजह से वी नो कि टेम्परेचर्स आर इंक्रीजिंग, राइट? एंड टेम्परेचर इंक्रीज
जो है दैट प्रोवाइड्स अ कंडीशन, हायर टेम्परेचर्स में जो प्लांट पेस्ट है दे कैन ग्रो बेटर, जो इनके वेक्टर्स हैं दैट कैन ऑल्सो ग्रो बेटर, राइट. बट बियॉन्ड अ टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर अभी कुछ एक्स टेम्परेचर था, x+3 तक दे आर गुड. हायर टेम्परेचर में पेस्ट सर्वाइव बेटर, बट एक थ्रेशोल्ड लिमिट है. उस थ्रेशोल्ड लिमिट के बाहर अगर टेम्परेचर से ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्लांट पेस्ट भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट. सो अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ता है, राइट, विद इन द रेंज, तो प्लांट पेस्ट की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, राइट. सो अगर अभी जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है दैट इज सीन एज अ कंडीशन जिसमें कि प्लांट पेस्ट के जो पॉपुलेशन है दैट कैन इंक्रीज, राइट. सो इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन प्लांट पेस्ट इज लाइक कि हायर टेम्परेचर्स ये प्रोवाइड करते हैं कंडीशंस फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट पेस्ट, राइट, एंड विच कैन लीड टू इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन बढ़ सकती है. बट ये भी एक लिमिट ऑफ टेम्परेचर राइज तक ही इनकी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा बढ़ सकती है. उसके बाद दे ऑल्सो स्टार्ट डाइंग, राइट. सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 40% ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो है वो हर साल पेस्ट की वजह से बर्बाद हो जाते हैं. एंड इसकी वजह से कंट्रीज को जो नुकसान होता है वो एटलीस्ट $70 बिलियन का एनुअली नुकसान होता है, राइट. सो दीज आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉजेज, जो पेस्ट है, these are one of the important cause of biodiversity loss. So ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. The next is when among the following is वन महोत्सव वीक सेलिब्रेटेड. So कब इनमें से वन महोत्सव हफ्ता जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, थर्ड वीक ऑफ जुलाई एंड फोर्थ वीक ऑफ जुलाई. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. तो ये वन महोत्सव हम सेलिब्रेट किस लिए करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड अवेयरनेस फैला सके, राइट. फॉरेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है, राइट. उनका कंट्रीब्यूशन होता है, आपका सोशल कंट्रीब्यूशन होता है, सोशल वैल्यू होती है, इकोलॉजिकल वैल्यू होती है, बिकॉज फॉरेस्ट दे provide us environmental ecological services, right. They provide regulatory functions. Regulatory functions का क्या मतलब है? They are important players in temperature control, right. Then rainfall को attract करने के लिए भी these are also called as the rain magnets. तो उनके काफी important regulatory functions है. Then recreation के लिए people go to these forests, right. So they are very important पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम. तो उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई. सो ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. देन अगला क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 जुलाई. सो यहाँ पर आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर्स डे हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है. सो इट और कौन से महीने में मनाया जाता है. सो इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 जुलाई. सो इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन. तो वो पर्सन कौन है? आपके पास ऑप्शंस है, डॉक्टर अशोक सेठ, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, डॉक्टर सुधांशु भट्टाचार्य एंड डॉक्टर एस नटराजन. तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस है वो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय इज द आंसर. सो बिधान चंद्र रॉय, he also was awarded Bharat Ratna for his contributions in medicine, in the medicine field, right. He was of the view कि इंडिया में हम स्वराज अटेन कर सकते हैं जब people are healthy in mind and body. लोग स्वास्थ्य वाइज हेल्दी है, then only we can attain the स्वराज, right. So ये डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय. एंड 1 जुलाई is celebrated as the death anniversary of Dr. Bidhan Chandra Roy. And he was also the Chief Minister of Bengal. And साथ ही साथ he was also awarded as Bharat Ratna.
in the year 1961. Then next question is, in how many states the Union Cabinet approved the implementation of BharatNet to provide optical fiber connectivity to all populated villages through public-private partnership model? So यहाँ पे आपके options है 7, 12, 16, 22. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16, राइट? अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि ये जो भारत नेट प्रोग्राम है, ये क्या प्रोग्राम है एंड व्हेन इट वाज स्टार्टेड. सो भारत नेट प्रोग्राम जो है इट वाज स्टार्टेड इन 2015. ऑल्दो ये पहले से एक प्रोग्राम चल रहा था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क करके एक प्रोग्राम चल रहा था विच वाज लॉन्च्ड इन 2011. इसको ही रीनेम कर दिया गया था एज भारत नेट इन 2015. So it is considered as the world's largest rural broadband connectivity program. It was ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, राइट? एंड जो इसको इम्प्लीमेंट करने की लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया था. उस स्पेशल पर्पस व्हीकल का नाम है BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, राइट? सो यहाँ पर हर रूरल हाउस होल्ड को ऑन डिमांड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जा सके, ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो सके, इस एम से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था. तो रिसेंटली दिस प्रोग्राम विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड. ये जो भारत नेट की सुविधा है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा है, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल पॉपुलेटेड विलेजेस, राइट? अर्लियर इट वाज ओनली टू बी प्रोवाइडेड in the gram panchayats, right? But now these will also be provided in all the inhabited villages. जो भी inhabited villages हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, so inhabited villages of these 16 states, right? इन 16 states में, जिनके बारे में अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जो है इवन द इनहैबिटेड विलेजेस जहाँ ग्राम पंचायत नहीं भी है, वहां पर भी भारत नेट की यानी कि ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जाएगा, राइट? एंड यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ज्यादा इफेक्टिवली, ज्यादा स्पीडियर तरीके से, ज्यादा इफेक्टिवली जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द हर गांव पहुंचाया जा सके, राइट? सो द रिवाइज स्ट्रैटेजी ऑल्सो इंक्लूड्स अपग्रेडिंग. जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको अपग्रेड करना है, राइट? यूजिंग भारत नेट with concessionaires and selected through a competitive international bidding process. So यहाँ पर private players को भी include करने की बात की जा रही है. And the states that come under cabinet's approval are Kerala, Karnataka, Rajasthan, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, UP, MP, West Bengal, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland and Arunachal Pradesh. तो यहाँ पे आप ये तो जरूर याद रखिएगा कि UP is also one of the 16 states. और इस प्रोग्राम के अंडर में 3.61 लाख विलेजेस इंक्लूडिंग ग्राम पंचायत जो है वो कवर किए जाएंगे, राइट? सो ये जो प्रोग्राम है ये 3 फेजेस में लॉन्च किया गया था. 2015 से 2017 तक एक फेज था, 2017 से 2019 तक दूसरा फेज था एंड 2019 से 2023 तक जो है वो तीसरा फेज होगा. सो ये चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए. एंड इस प्रोग्राम के होने से फायदे क्या क्या होंगे? इस प्रोग्राम के कई फायदे हैं. इट विल लीड टू, आप ई हेल्थ को बढ़ावा दे सकते हो, ई एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं हम, राइट? उसके साथ साथ ई गवर्नेंस कैन बी इंश्योर्ड, ई बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड कराई जा सकती है. तो इसके कई सारे फायदे हैं. तो इसलिए गवर्नमेंट इस चीज को हर गांव ज्यादातर गांव में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. Now next question is, which of the following airports has been given the ACI Directors General Role of Excellence Honor? आपके ऑप्शंस है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड DS कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो ये जो एक्सीलेंस का अवार्ड है दैट इज गिवन कि जो भी एयरपोर्ट्स जो है वो एक्सेप्शनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू द पैसेंजर्स, अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं,
सो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, राइट। सो ये अवार्ड मिला है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, एंड ये अवार्ड दिया किसने है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, एंड इट हैज बीन अवार्डेड टू कोचिन, ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। अगला स्टेटमेंट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग शिमरिक एंटीजन रिसेप्टर सेल थेरेपी, टी सेल थेरेपी। सो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है, राइट। बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो जाती है व्हेन क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नॉट करेक्ट एंड हम करेक्ट मार के चले आते हैं, तो इस चीज पे ध्यान देना। सो पहला आपका ऑप्शन है, इट इज हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंड स्टेज कैंसर पेशेंट्स। दूसरा ऑप्शन है, मोर हेल्पफुल स्पेशली फॉर पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर ब्लड कैंसर। थर्ड इज, इट इज मेड इन द लैब, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉट येट यूज्ड इन इंडिया। सो आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा नहीं है। सो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, नॉट येट यूज्ड इन इंडिया। सो ये जो कार्ट थेरेपी है, इट इज बेसिकली अ थेरेपी जिसमें कि टी सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, टी सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाएगा। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ जीन थेरेपी, ये जीन थेरेपी की तरीके से काम करेगी, एंड यहाँ पर टी सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाएगा लैब में, ताकि दे कैन बेटर टारगेट द कैंसर सेल्स एंड किल देम। सो टी सेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टी सेल्स आर बेसिकली द पार्ट ऑफ WBCs, white blood cells और द lymphocytes, एंड ये क्या करते हैं, these are basically ये इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, राइट। अगर बाहर से कोई एंटीजन आता है, एंटीजन इज सम सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द पैथोजन, सो पैथोजन कैन बी वायरस, सो ये उसको टारगेट करता है, उसको डिटेक्ट करता है, टारगेट करता है, एंड देन इट ऑल्सो हैज सर्टेन प्रोटीन्स विच किल द एंटीजन, kill the virus, right? So these are kind of protect us from any disease. So यहाँ पर ये जो थेरेपी है, it is the gene therapy and it is used in the treatment, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है, and it has yielded positive result on end stage जो कैंसर पेशेंट है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू ऐसा पता चलता है कि एंड स्टेज कैंसर पेशेंट्स पे ये सक्सेसफुल रही है, राइट। एंड मोस्टली जो लोगों में ब्लड कैंसर की समस्या है, सो उनके में ये जो थेरेपी है ये काफी सक्सेसफुल प्रूव हुई है, एंड जो इसका प्रोसीजर है थेरेपी का, इट मेक्स इट मोर कॉस्टलियर, करीब 3 से 4 करोड़ पर पेशेंट जो है लग जाता है, राइट। सो नाउ द चैलेंज इज कि हम कैसे इसको और ज्यादा अफोर्डेबल बना सकते हैं। सो इंडिया में यहाँ पर रिसर्च चल रही है, बिरैक इज बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने साथ में इनिशिएटिव लिया है कि हम ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे फॉर कैंसर एंड बाकी डिजीजेस को, राइट। एंड जून 4, 2021 में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे एंड कैंसर केयर ने पहली जो है इस कार्ड सेल थेरेपी जो है इंडिया में की है। सो ये चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए थेरेपी क्या है ये, एंड इंडिया में है कि नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन honored with the prestigious Open Society Prize 2021 of Central European University. So यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं के शैलजा, बी चिंटू रानी, सी वीना जॉर्ज, एंड लास्ट ऑप्शन इज के रीमा। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो के शैलजा है, राइट। शी इज द फॉर्मर केरला हेल्थ मिनिस्टर एंड शी इज अवॉर्डेड विद दिस प्राइज फॉर हर कमिटमेंट टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, राइट। सो ये सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है ऑफ ओपन सोसाइटी अवार्ड, राइट। सो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। एंड रिगार्डिंग ओपन सोसाइटी, सो ओपन सोसाइटी क्या होती है? ओपन सोसाइटी इज एक्चुअली द सोसाइटी विच इज रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, जहाँ पे लोगों की पॉलिटिकल राइट्स की रिस्पेक्ट होती है, राइट, वेयर देयर इज ट्रांसपेरेंसी अमंग पीपल। So that kind of a society is open society.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि दे विल बी सेंडिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस. तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है नासा, इसरो, जक्सा, ये जापान की एरोनॉटिकल बॉडी है, एंड लास्टली यूरोपियन स्पेस एजेंसी. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, राइट. दे विल बी सेंडिंग वर्ल्ड में सबसे पहला एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस हु वुड बी डिसेबल्ड. सो दे वांट टू एक्चुअली ये यहाँ पर स्पेस को बनाना चाहते हैं कि स्पेस इज ओपन फॉर ऑल, स्पेस इज देयर फॉर ऑल, राइट. इट इज दे आर प्रमोटिंग द concept of equality and equity. So which body? It is European Space Agency. तो यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा. Next is where has the International Cricket Council changed the venue of ICC Men's T20 World Cup from India? So पहले ही इंडिया में होना था, but now the venue has been changed. अब venue change करके कहाँ रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, यूएई एंड ओमान. सो ये T20 वर्ल्ड कप होना है बिटवीन अक्टूबर 17 एंड नवंबर 14 इन यूएई एंड ओमान in 2021 instead of India, right? Because of COVID, it is postponed. Now अगला क्वेश्चन है which of the following state government declared black fungus as a pandemic? So यहाँ आपके ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र. So इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा, राइट. नाउ यू शुड नो कि ब्लैक फंगस क्या है, राइट. ब्लैक फंगस इज म्यूकोमाइकोसिस, राइट. इट इज अ फंगल डिसीज. नाउ दिस फंगल डिसीज इज कॉज्ड मोर इन पेशेंट्स जिनको एडमिनिस्टर किया गया है स्टेरॉइड्स वगैरह ड्यूरिंग कोविड ट्रीटमेंट. सो स्टेरॉइड का यूज किया जाता है ताकि कोविड पेशेंट्स जो कि सफर कर रहे हैं उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो, राइट. तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं एंड इन्फ्लेशन तो कम हो जाता है, बट देन बॉडी की इम्यूनिटी जो है बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ स्टेरॉइड वो कम हो जाती है, राइट. एंड देन ऑल्सो ब्लड शुगर लेवल्स स्टेरॉइड्स की वजह से बढ़ जाते हैं. सो व्हेन योर इम्यूनिटी इज लेस, तो यहाँ पर इस डिजीज का आप और ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हो. एंड ये जो डिजीज है ब्लैक फंगस जो है दैट कैन बी प्रेजेंट इन सॉइल, इट कैन बी प्रेजेंट इन प्लांट्स. सो आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ योर लेस इम्यूनिटी. सो ये कुछ कोविड पेशेंट्स में देखने को मिला है, राइट. सो हरियाणा में इसको डिक्लेयर किया गया है एज पैंडेमिक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शंस हैं जून 21, जून 23, जून 26 एंड जून 29. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज जून 23. एंड यू शुड नो कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे क्यों मनाया जाता है. It is celebrated because on this day in 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की स्थापना की गई थी. So ये इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 23 जून 1894. तो इसलिए इस दिन पे इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट. सो इंटरनेशनल ओलंपिक डे इट इज बेसिकली सेलिब्रेटेड टू celebrate mostly the sports event among the youth all across the world, right. एंड इसके अलावा आपको इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के बारे में पता होना चाहिए. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में है, राइट. एंड दिस इज द बॉडी विच एक्चुअली ऑर्गेनाइज ओलंपिक्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है who has topped the list of philanthropists of the century released by Hurun Research and Edelgift Foundation. So आपके ऑप्शंस हैं जमशेदजी टाटा, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट एंड जॉन डी रॉकफेलर. सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, जमशेदजी टाटा.
So this report is released by Huron Report and Edelgift Foundation. So इनके हिसाब से टाटा ग्रुप जो है that is the या इन्होंने लार्जेस्ट डोनर है ये इन लास्ट 100 years. अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम, अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड. सो ये जो प्रोग्राम है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो है जॉइंट इनिशिएटिव है UNDP का. सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन UNDP एंड OECD. तो ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए. एंड दैट इज फॉर द कंट्री भूटान, राइट. सो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. सो ये जो प्रोग्राम है इट इज बेसिकली अ प्रोग्राम, यहाँ पर जो भूटान को असिस्ट किया जाएगा ताकि जो भी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन उसको और ज्यादा इम्प्रूव करा जा सके. उसको यहाँ पे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से इनोवेशन की जा सकती है, इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, सो उसमें मदद की जा सके भूटान, राइट. सो ये जो प्रोग्राम है ये UNDP एंड OECD ने शुरू किया है इन भूटान. एंड इंडिया को सिलेक्ट किया गया है एज पार्टनर जुरिस्डिक्शन, राइट. सो इंडिया इस प्रोग्राम के लिए अपने टैक्स एक्सपर्ट्स को भेजेगा, राइट. एंड जो प्रोग्राम की ड्यूरेशन होगी वो करीब 2 साल होगी यानी कि 24 महीने. एंड ड्यूरिंग दिस जो कोलैबोरेशन में UNDP एंड जो ये TIWB सेक्रेटेरिएट है that will provide technical know-how and necessary skills to Bhutan's auditor and share best accounting practices. यानी कि यहाँ पर मतलब ये है कि हम कैसे यहाँ पर जो टैक्सेशन है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको अच्छा कर सकते हैं, राइट. उसके लिए जो भी टेक्निकल नॉलेज है वो शेयर की जाएगी विद भूटान. सो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही है कि हमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करना है एंड मोस्टली फोकस किया जाएगा इन द एरियाज ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, बिकॉज वी नो कि मेनी अ टाइम्स जो कंपनीज हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्रॉफिट शिफ्टिंग, राइट. वो एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन में प्रॉफिट शिफ्ट करती हैं जहां पर उन्हें कम टैक्स देना हो या बिल्कुल टैक्स नहीं देना हो. सो इस टाइप के कंडीशंस में कैसे जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर किया जा सके ताकि कंपनीज जो है वो इस तरीके के टैक्स लूपहोल्स का फायदा ना उठा सके, राइट. बिकॉज अगर लोग टैक्स अवॉइड करते हैं तो उस केस में क्या होता है, सरकार के पास पैसा नहीं जाएगा. एंड अगर सरकार के पास पैसा नहीं होगा, रेवेन्यूज नहीं होंगे, सो ऑब्वियसली यहाँ पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाएगा. सो इसलिए टू असिस्ट भूटान ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसमें कि इंडिया भी इज द पार्टनर. तो इंडिया भी अपने मेंबर्स टैक्स अथॉरिटीज को यहाँ से वहां भेजेंगे भूटान ताकि वहां पे उनको और टेक्निकल नो हाउ शेयर की जा सके. अगला क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, इन्होंने एक ऑफिशियल थीम सॉन्ग लॉन्च किया था इंडियन ओलंपिक टीम टोक्यो 2020 के लिए, राइट. सो ये जो थीम सॉन्ग था ये किसने गाया था, किस सिंगर ने इस थीम सॉन्ग को गाया है? आपके ऑप्शंस है अरिजीत सिंह, बी मोहित चौहान, सी सोनू निगम एंड डी शान, राइट. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है मोहित चौहान. इन्होंने ये ओलंपिक का थीम सॉन्ग गाया था फॉर टोक्यो ओलंपिक्स टीम 2020. देन अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट फीमेल ट्रांसजेंडर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स गेम? तो यहाँ आपके ऑप्शंस है कोल एंडरसन, केलिन गॉडसे, लाना लॉलेस एंड लॉरेल हबर्ट. सो ये जो करेक्ट आंसर है दैट इज लॉरेल हबर्ट, राइट. So she participated in women super heavyweight 1887 plus kg category at Tokyo Olympics. So next question is, under the chairmanship of which country the virtual session of Financial Action Task Force was recently held? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी एंड ब्रिटेन. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जर्मनी है, राइट. तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसका जो लास्ट सेशन था जो कि वर्चुअल सेशन था, ऑनलाइन सेशन था, दैट वाज हेल्ड इन जर्मनी ने प्रिजाइड किया था. एंड यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखेंगे, राइट.
सो पाकिस्तान करीब पिछले 3 साल से ग्रे लिस्ट में है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें FATF की, सो FATF इज बेसिकली अ बॉडी जो कि इसलिए काम करती है ताकि जो इंटरनेशनली जो टेरर आउटफिट्स हैं उनको फंडिंग ना मिल पाए, राइट। सो फंडिंग उन्हें इलीगल सोर्स से मिलती है, इलीगल सोर्सेज लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। सो इस तरीके की जो एक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको डिस्करेज करती है ये बॉडी, राइट। सो ये बॉडी कब बनाई गई थी? दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989। ये 1989 में एस्टैब्लिश की गई थी विद द एफर्ट ऑफ G7। सो G7 राष्ट्र के सहयोग से ये बॉडी 1989 में एस्टैब्लिश की गई थी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, राइट। और इस बॉडी की जो सेक्रेटेरिएट है वो लोकेटेड है इन द हेडक्वार्टर्स ऑफ OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो OECD के जो हेडक्वार्टर्स है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? पेरिस में है। सो पेरिस में ही FATF की सेक्रेटेरिएट जो है, हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस में ही मिलेंगे। और ये क्यों ये बॉडी स्टैब्लिश की गई है, क्या ऑब्जेक्टिव है? ताकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंट कर सके हम लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स टू कॉम्बैट थ्रेट्स लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, राइट, एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। तो यहाँ पे इनके ऑब्जेक्टिव्स यही है कि कैसे हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम है उसको कैसे हमें जो है ब्लैक मनी और मनी लॉन्डर्ड मनी इससे जो है वो मुक्त करना है, फ्री करना है, एंड द कंट्रीज विच आर इन्वॉल्व इन टेरर फाइनेंसिंग उनको डिस्करेज करना है, राइट। तो यहाँ पर ब्लैक लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है। सो जिन कंट्रीज को यहाँ पर ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, उनकी एक्सेस टू फंडिंग जो है उनके लिए वो मुश्किल हो जाता है, राइट, कि उनको फंडिंग अगर इंटरनेशनल मार्केट से फंड्स उठाने हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन्स देता है, वर्ल्ड बैंक लोन्स देता है। सो अगर कोई कंट्री FATF की ग्रे लिस्ट में है या फिर ब्लैक लिस्ट में है, तो दीज कंट्रीज विल नॉट इजीली गिव लोन टू दैट कंट्री, राइट। तो उसके लिए फंड्स को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना एंड फंड्स जनरेट करना फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट उस कंट्री के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए यहाँ पर FATF इस तरीके के मेजर लेती है ताकि वो कंट्री जो है फोर्स उसको करे कि वो इस तरीके के मेजर्स को बढ़ावा ना दे, टेरर फाइनेंसिंग वगैरह ना करे। Then next question is, in which of the following areas United Nations Environment Program in collaboration with Massive Earth Foundation launched Low Carbon Earth to promote the startup ecosystem and transition to low carbon lifestyle to be announced? So ये जो प्रोग्राम है आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड मैसिव अर्थ फाउंडेशन के बीच में, ताकि लो कार्बन अर्थ का कॉन्सेप्ट हम प्रमोट कर सकें स्टार्टअप इकोसिस्टम में, वो लॉन्च किया है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, राइट। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कार्बन न्यूट्रल हमें जो ऑब्जेक्टिव है वो अर्थ को बनाना है, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग, क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, राइट। एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से वी नो कि कैसे टेम्परेचर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, रेनफॉल के जो इवेंट्स हैं वो काफी सडन, राइट, एकदम से बहुत ज्यादा बारिश होती है बट जल्दी खत्म हो जाती है। सो इस तरीके के इवेंट्स, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, एल नीनो, ला नीना, ये सारे फिनोमेना बहुत रिकरेंट हो गए हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, हीट वेव्स एंड ऑल। सो इसलिए हमें अब जो है ऐसे मेजर्स लेने की बहुत सख्त जरूरत है जहां पर हम कार्बन एमिशंस को एटमॉस्फेयर में जितना मिनिमम कर सके उतना मिनिमम करें। तो यहाँ पर हमें क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना है, राइट, कार्बन न्यूट्रल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। तो वही सब चीजें प्रमोट करने के लिए अमंग द स्टार्टअप्स, राइट, स्टार्टअप को यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, फंड्स प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाए। सो ये प्लेटफॉर्म बनाएंगे UNEP ताकि एक इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप बढ़ सके,
पार्टनरशिप हो सके, राइट। यहाँ पर जो आपकी बड़ी बिग कॉर्पोरेट्स हैं उनको स्टार्टअप से कनेक्ट किया जा सके, जो भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, क्लीन एनर्जी में जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको स्टार्टअप से कनेक्ट किया जा सके, ताकि एक कल्चर ऑफ इनोवेशन जो है वो प्रमोट हो इन द फील्ड ऑफ जो है लो कार्बन इकोसिस्टम। The next question is, who has been the winner in women singles at Wimbledon 2021? So ये Wimbledon 21 पहली बात तो हुआ कहाँ? It was held in लंदन। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि विंबलडन 2021 कहाँ हुआ। इट वाज हेल्ड इन लंदन। सो यहाँ पर वुमेन सिंगल में कौन जीता है? आपके ऑप्शंस हैं कैरोलिना प्लिस्कोवा, मार्कल ग्रैनोलर्स, देन निकोल मेलिशा एंड एशले बार्टी। सो यहाँ पे जो आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं वो है एशले बार्टी। शी वन द वुमेन सिंगल्स एट विंबलडन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वुमेन सिंगल्स में जो विनर थी वो एशले बार्टी थी एंड रनर अप कौन थी? कैरोलिना प्लिस्कोवा। ये जेक रिपब्लिक से थी और ये जो जीती है, जो फाइनल विनर है एशले बार्टी, शी वाज फ्रॉम ये ऑस्ट्रेलिया से थी, राइट। मेन सिंगल के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो ये विंबलडन जो लंदन में हुआ था, इसमें जो मेन सिंगल में विनर है वो नोवाक जोकोविक है जो कि सर्बिया से है, राइट। एंड रनर अप कौन थे? रनर अप वाज मैटेओ बर्टिनी, राइट। ही वाज फ्रॉम इटली। Then next question is, the construction work has started on Unit 5 and Unit 6 of Kudankulam nuclear power plant. इनमें से कौन से स्टेट्स में ये कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड है? आपके ऑप्शंस है कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड केरला। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज तमिलनाडु, राइट। सो कुदानकुलम पावर प्लांट दैट इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, right? So that you should know. So this was it for this lecture. Thank you.